साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। जैसा कि आपको पता है आज संडे है, आज हमारे फॉर्म पे विजिटर्स आते हैं और आज विशेष अतिथि हमारे अग्रज जो है माननीय हमारे बैजनाथ अवस्थी जी आज हमारे फॉर्म पे उनकी टीम पधारी हुई है। साथ में बांदा से भी लोग हैं और भी बाकी हमीरपुर से भी लोग हैं, आसपास के जनपदों से लोग आए हुए हैं। आपका परिचय मैं कराना चाहूंगा। आप सर थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। भारतीय किसान यूनियन पैकेज से बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र जोनल अध्यक्ष बैजनाथ अवस्थी जी अवस्थी। और ये हमारी पूरी भारतीय किसान की जनपद बांदा की टीम है, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष ब्रजेश सिंह जी हैं, जिला अध्यक्ष विनोद सिंह जी हैं और भी हमारे साथी हैं। जी चलिए, बहुत अच्छा है। तो आज सारे लोग आए हुए हैं और भी हमारे साथी हैं। आज फॉर्म विजिट का है तो मैं आपको एक जल्दी से विजिट कराता हूं। सर, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया जब हम ट्रेनिंग सेंटर में बैठे हुए थे, ट्रेनिंग हॉल में अंदर, कि हमारा ये फॉर्म लगभग 2.5 हेक्टेयर का फॉर्म है और यहाँ पे हम प्राकृतिक तरीके से कृषि कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि जो आजकल खेती की जा रही है इसमें केमिकल्स और बहुत सारे ऐसे हार्मफुल रसायन डाले जाते हैं जो जहरीले होते हैं और खेती में फसलों के ऊपर इनका कुछ ना कुछ अंश छूट जाता है। जो इन फसलों के जो दाने होते हैं, फसल निकलती है, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनमें भी इसके अंश रह जाते हैं और ये अंश जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर को विभिन्न तरह की गंभीर बीमारियां लगा देते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि किसी का किडनी, किसी का लीवर, कैंसर जैसी बीमारी आज आम हो गई है, जबकि पहले ये बीमारियां ना के बराबर हुआ करती थी। तो ये केवल खान पान की अनियमितता की वजह से है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि इस पूरे फॉर्म में 100% ऑर्गेनिक नेचुरल वे में कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ जो पशु पले हैं, गोवंश है, बकरी है, मुर्गी है, इनकी खादों का, खलियों की खादों का और भी ढेर सारी चीजें हम बना के यहाँ पे इसमें खेती करते हैं। बाहर से कोई भी चीज क्रय करके हम नहीं डालते हैं। आपको मैं एक विजिट करा रहा हूँ। आइए अपन आगे चलते हैं, अगली यूनिट देखते हैं। ये हमारा आने का रास्ता है। तो फार्म में अंदर आने के रास्ते दोनों साइड हमने यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं, फल वाले पौधे लगा रखे हैं। अक्सर होता है कि लोग अपने फॉर्म में फूल लगाते हैं, फुलवारियां लगाते हैं, लेकिन हमने ये प्रयास किया था कि यहाँ हम दोनों साइड पेड़ लगाएं, जिससे हमें फल भी मिलेंगे। और खेतों में भी हमने यही प्रयास किया है। यदि आप देख सकते हैं अंदर खेतों में मेढ़ों पे हमने फल वाले वृक्ष लगाए हैं और यहाँ पे भी सारे अलग अलग तरह के फल वाले वृक्ष हैं। हमने यहाँ पे एक फल वृक्ष को चयनित नहीं किया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि हम एक ऐसा मॉडल बनाएं अपने लिए, एक ऐसा फार्म तैयार करें अपने लिए जहां मेरे परिवार के खाने के लिए पूरे वर्ष भर हमें फल मिलने चाहिए। चाहे किसी भी मौसम का फल हो वो हमारे खेत पे होना चाहिए, किसी भी मौसम की सब्जियां हो, दलहन हो, तिलहन हो, वो सारे मेरे खेत से निकलना चाहिए। पशु हो, दूध हो, घी हो, दही हो, अंडा, मुर्गी, जो भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऐसा एक व्यवस्था तैयार हम कर रहे हैं कि यदि कोविड जैसी स्थिति पुनः हमारे भारत में आती है या इससे भी कोई खतरनाक स्थिति आती है तो हमारे पास सेल्फ सस्टेन करने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक इंसान को चाहिए। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने एरियो में जाकर के कुछ ऐसा मॉडल डेवलप करिए। जो आपके पास भले ही 2 बीघे खेती है, 2.5 बीघे खेती है, या आप 100 बीघे के काश्तकार हैं, आप छोटा सा एक मॉडल बनाइए 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे में, जहां ये सारी व्यवस्थाएं हों। आपकी सब्जियां खुद की हों, आपकी दालें खुद की हों, आपका चावल खुद का निकल रहा हो, आपके लिए विभिन्न मौसमों में पाए जाने वाले फल आपके खुद के निकल रहे हों। कम से कम एक गाय पालिए, एक भैंस पालिए, कुछ बकरियां, मुर्गियां रखिए और इन सारी चीजों को रख करके 100% नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से इनको उगाइए, जिससे आप स्वयं खाएं, आपका परिवार खाए, आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इनमें ना 2 समस्याएं जो मुख्य रूप से हैं। पहली समस्या तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पानी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। और दूसरी ये समस्या है कि अन्ना प्रथा यहाँ बहुत ज्यादा खेती के लिए परेशान करती है, जिससे खेती जो बुगती है वो खा जाती है और अन्य तरह की दिक्कतें होती हैं। तीसरा, यहाँ पे रोजगार के साधन व्यवस्थित नहीं है, जिससे लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं अपना घर गांव छोड़ करके। तो हमने इन तीनों चीजों को फोकस करते हुए काम किया है। खेतों में मेढ़ बनाई हुई है, तो जो वर्षा जल गिरता है, क्योंकि पानी मिलने का केवल एक ही साधन है हमारे लिए, पानी हमें वर्षा के माध्यम से ही मिलता है, तो उसे हम क्या करते हैं कि स्टोर नहीं करते अपने यहाँ पे, वो खेत में बह करके बाहर निकल जाता है। आपके खेत में जो पानी बरस रहा है वर्षा का, वो आपका पानी है। उस पानी को आपके खेत में ही रहना चाहिए, खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब वो तरीके क्या हो सकते हैं? या तो आप सतही जल इकट्ठा कर लीजिए, सतही जल के स्रोत आते हैं, आपका ये तालाब आ गया, आपका कुआं आ गया। दूसरा जो है वो भूमिगत जल होता है। भूमिगत जल काफी हद तक हम खेत तालाब बना करके या और अन्य साधन से इसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो उद्देश्य हमारा ये था कि खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमने यही प्रयास किया है कि वर्षा का हम प्रयास करते हैं कि एक बूंद बाहर ना जाने पाए। तो पहले मेड़ बना ली, तो खेत का पानी पहले मेड़ में स्टॉक हुआ और अंदर जमीन में उतरा,
और जब मेड़ भर गई और पानी ओवरफ्लो होने लगा तो खेत के चारों ओर हमने मेड़ काट दी है, नाली बना दी है, 1x1 और 1x2 की नालियां बना रखी हैं पूरे खेत के चारों ओर। तो वर्षा का पानी हमारे खेत में कहीं बरसेगा, वो खेत से बाहर नहीं जाने वाला है, नालियों से होता हुआ यहाँ एक इनलेट है, वो इनलेट है, तालाब में आ जाएगा। तो खेत का पानी खेत में रहेगा तो आप आवश्यकता पड़ने पर अपनी फसलों को पानी दे सकते हैं और इससे और अन्य उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम खेत तालाब में मछली पालन भी करते हैं। तो हमारी गाय है, इस नस्ल को हम कहते हैं कैन काथा गोवंश। ये हमारे बुंदेलखंड की गाय है, ये यहीं की लोकल गाय है। तो वास्तविक तौर पे हम लोग अभी साहिवाल और गिर और थारपारकर की बात करते हैं, वो दूसरे राज्यों की गाय है भारतीय गाय, लेकिन वास्तविक तौर पे हमारी लोकल गोवंश है कैन काथा, जो अन्ना फिर रही है। हम पिछले 8 वर्षों से इस गाय का संवर्धन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा पन्ना वाले फार्म में, यहाँ पे एक गाय हमने रखी हुई है। तो वो क्यों छोड़ी जाती है? दूध कम है और खिलाने के लिए चारा नहीं पशुपालक के पास में, इसलिए वो जैसे दूध छोड़ता है छोड़ देती हैं। तो हम पिछले 8 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि गाय का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसका लैक्टेशन पीरियड कैसे बढ़ाएंगे। गाय के लिए ऐसे चारे कौन से होने चाहिए जो हमें फ्री में मिल जाए, कम पैसे में मिल जाए। तो यहाँ हमने नेपियर नाम का एक चारा लगाया है, जो एक बार बो देने से अभी 8 साल से हमारे यहाँ चल रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये बकरी पालन की यूनिट है और यहाँ पे हमने बकरी की विभिन्न नस्लों का पालन किया है। लगभग यहाँ पे हमने 9 तरह की बकरी की नस्लों का पालन किया था, क्योंकि हम यहाँ डेटा ले रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और हमारे डेटा को हम केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो मथुरा में है, भारत का सबसे बड़ा बकरी संस्थान है, उनके साथ हम साझा भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने 9 नस्लों पे डेटा लिए। इन 9 नस्लों में 5 नस्लें बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छी, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है और जिनमें उनके बच्चों का वेट भी अच्छा आता है, रोग के प्रति वो अच्छी रेजिस्टेंट भी हैं, यानी कि रोग भी जल्दी नहीं आता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पाली है, आपको हम चर्चा करेंगे। अभी आप देख रहे हैं 3 तरह के हमने शेड बनाए हैं, दिखाइए आप। ये शेड हमने कच्चा बनाया है, जिसकी चर्चा मैं अभी ट्रेनिंग हॉल में कर रहा था आपसे। ये एकदम कच्चा शेड है, आप यकीन करिए ये शेड 25,000 या 30,000 रुपए अधिकतम पैसा हमने इस पे लगाया है। बांस बल्ली त्रिपाल का ये शेड बना है, इसमें हमने लेबर अलग से किया हुआ है। इतने पैसे में 50 बकरियों के लिए शेड तैयार हो गया। लोग 50 बकरियों के लिए घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगा देते हैं। और आप सबसे विनती है, जब भी आप बकरी पालन शुरू करें कभी भी, तो आप कोशिश करें कि कच्चा शेड बनाएं। इसके बाद जब आपको लगे कि आपको कामयाब हो रहे हैं, बढ़िया है, तो फिर आप इस तरफ से आ जाएं, ये पक्का शेड बना लें। आगे आप देख सकते हैं हमारे बबेरू से इनका पहले से आवास बना हुआ है। और थोड़ा पीछे हो जाए कैमरा। तो जब भी आप बकरी पालन का आवास बनाने के लिए जाएंगे तो आप प्रयास करेंगे कि ऐसे वैज्ञानिक विधि से आवास बनाएगी। जैसे आप ये देख रहे हैं, हमने पहले कच्चा शेड भी दिखाया, ये पक्का शेड है बकरियों का। आप देखिए ये शेड में चाहे ठंडी रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे बरसात रहे, हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होगा। एक तरफ से हवा आएगी, दूसरी तरफ से निकल जाएगी। सूरज का प्रकाश भी, चाहे वो उत्तरायण जाए चाहे वो दक्षिणायन जाए, दोनों दिशा में बकरी शेड के अंदर हमारा प्रकाश भी आएगा। ऐसा क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि अगर बकरी का शेड हम बड़ा बंद सा बना देंगे तो बकरी जब लैट्रिन करती है, पेशाब करती है, तो ढेर सारी गैसें रिलीज होती हैं, अमोनिया या अन्य गैसें जो हानिकारक होती हैं, जो बकरी की पैदावार में कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती हैं, उनको बीमारियां लाने में। और नीचे जो जमीन होती है उसमें जब सूरज का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ढेर तरह के बैक्टीरिया, पैथोजन, फंगस जनरेट हो जाएगी और उनको बीमार करेगी। तो आपको एक बंद बाड़ा बनाना है, इस तरीके से खुला हुआ, दूसरा बाड़ा इसके ठीक सामने खुला बना। हमारे यहाँ पे जैसे पीछे आपने देखा ना कि बकरियों के बाड़े हमने बिल्कुल अलग अलग बना रखे हैं, उसका कारण मैंने आपको वहां बताया। बकरियों के बाड़े उम्र और वजन के अनुसार बनाते हैं, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बकरी अगर छोटे और बड़े साइज की होंगी, मजबूत और कमजोर, स्वाभाविक सी बात है, बकरी छोटी होगी तो थोड़ा सा कमजोर होगी, वजन कम होगा, बड़ी होगी तो ज्यादा हेल्दी होगी, तो वो आपस में खाने नहीं देंगे, एक दूसरे को लड़ेंगी, झगड़ेंगी, मारेंगी। पता चला ग्यावन है कोई बकरी, ये छोटा बच्चा है, तो वो आपस में मार के नुकसान हो सकता है। तो हम बकरियों को अलग अलग रखते हैं। इसी तरीके से बकरे का अलग बाड़ा बना रखा है, जिसमें बकरी जब हमें ग्यावन करानी है, सही उम्र आ जाए, उसकी सही वजन पे आ जाए। कम उम्र कम वजन की बकरी, अगर बकरा साथ में रहेगा बकरियों के, तो जब हीट में आएगी तब वो ग्यावन कर देगा। इससे क्या होता है, हमारे समाज में भी कहा जाता है कि लड़की जब परिपक्व हो जाए तब उसकी शादी करनी चाहिए। तो ये पशुओं में भी लागू होता है, क्योंकि उनमें भी जीव है। तो इस तरीके से उनकी एक उम्र होती है, सही उम्र, कि भाई 10 महीने के बाद ग्यावन कराना है, या 20 किलो वजन पकड़ जाए तब उसकी बच्चेदानी या ओवरी मजबूत होती है। और जब वो गर्भवत होगी तो उसकी बच्चेदानी, बच्चा जो पलेगा तंदुरुस्त आएगा, मजबूत आएगा, बच्चा पैदा होने के बाद मरेगा नहीं। तो उनको अलग रखते हैं बकरों को, जिससे समय पे ग्यावन कराएं। दूसरा, उस विशेष नस्ल का भी हम ध्यान रखें, नस्ल भी क्रॉस ना होने पाए, अन्यथा फिर प्रोडक्टिविटी घट जाती है।
यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अलग से बाड़ा बनाया है। आप देख सकते हैं 2 बकरे हैं, ये बीमार पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो कोरोना में गांव में एक नियम बना दिया गया था, कोई भी बाहर से आएगा उसको क्वारंटीन करा जाएगा, गांव के बाहर रखा या कोई बीमार पड़ गया तो गांव के बाहर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, ज्यादातर स्कूलों में या पंचायत घरों में। तो ऐसे ही ये क्वारंटीन सेंटर है। ये हमारी देसी मुर्गियों की यूनिट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुर्गियों का बाड़ा है। यहाँ पे हमने कड़कनाथ पाल रखा है, देसी मुर्गी। वनराजा भी है, हमारी लोकल बुंदेलखंडी नस्ल है। ये लॉट लगभग हमारा आखिरी चल रहा है, खत्म हो रहा है, बिक्री होती है। कौन सी है? ये वनराजा इसमें नीचे लाल कलर की होगी थोड़ा सा ना। ये काले कलर की जो है ये कड़कनाथ है, पूरी काली है। ये बुंदेलखंडी चित्रीसी है जो है ना। तो इस तरीके से 3-4 नस्लें हम यहाँ पालते हैं, इनका विक्रय भी करते हैं। और ये एकदम देसी तरीके से पाली जा रही है, इसमें दवाओं का यूज नहीं करते हैं, शुद्ध देसी खाना पीना और बढ़िया तरीके से बाहर घूमती है, अपना भोजन उठाती है। इससे देसी अंडे भी निकल के आते हैं, इनका विक्रय होता रहता है, इनके बच्चों का भी। तो हमने ये मेरे ख्याल से 19 बाई 21 या 19 बाई 23 की जगह है। इस जगह में हम 9 से 10 गोवंश पाल सकते हैं। थोड़ा सा तकनीक लगाई है बस हमने, देखिए यहाँ पे खाने की हौदे बना दिए, इन हौदों में भी वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कट लगा के कर भी बना दिया है, जिसमें जानवर जब खाएगा तो यहाँ पे गर्दन में ना फंसे। इनके साफ करने के लिए नीचे छेद हैं तो साफ हो जाती हैं। यहाँ पे दोनों साइडों में जानवर बनते हैं, बीच में हमने एक नाली दे रखी है, यदि आप देख रहे हो, और शेड नीचे से ईंटा बिछी हुई। तो जैसे ही गाय ने या भैंस ने यहाँ पे मूत्र किया, पेशाब करी, वो पेशाब होती हुई यहाँ आती है। और यहाँ पे टैंक बना है लगभग 100 लीटर का। तो हम यहाँ पे गाय का मूत्र इकट्ठा करते हैं, पूरा गाय भैंस जो भी एनिमल है, बैल, 100 लीटर मूत्र इकट्ठा हो जाता है। इस मूत्र को हम तरह तरह की औषधियां बनाते हैं, जिसको हम कीड़े मारने के लिए, रोग भगाने के लिए यूज करते हैं। अपने खेतों में हम गौमूत्र का स्प्रे भी करते हैं पत्तियों के ऊपर। कर दीजिए, मैं आपको बोलूंगा ना कि भाई साहब ये गाय लेके चले जाओ, नहीं जाएंगे। अगर आपको पता है कि मुझे गाय क्यों लेके जानी है तो आप फिर मेरा देहरी कौन खाएंगे कि नहीं आप दो, मुझे यही चाहिए। तो हमें इस गोवंश की महत्ता बतानी है। गोबर की महत्ता तो नो डाउट सब में अच्छी है, लेकिन इसमें CLA ज्यादा होता है, क्लियर ल्यूबिनुलिक एसिड ज्यादा होता है। ये हमारे अंदर कैंसर जैसी महा गंभीर बीमारियों को भी रोकता है। इसके अंदर जो है फैट कंटेंट तो उतना ही होता है, लगभग 4 से 5.5% तक, लेकिन इसके दूध में और अतिरिक्त क्वालिटी अभी होती है, जैसे गिर है। तो गिर, आपको पता है गिर अभी गिर बन गई ना, पहले तो वो जंगली अन्ना गाय थी। अच्छा, आपको नहीं पता है? गिर जो है वो गिर जो पर्वत श्रेणी है, तो वहां पे गिर की पहाड़ियों में अन्ना गोवंश की तरह फिरती थी, जैसे हमारी कैनका था। लेकिन मैं प्रणाम करूंगा, सलूट करूंगा हमारे गुजराती भाइयों को, उन्होंने जान लगा दिया था, 25-30 साल मेहनत करी, आज देखिए पूरे विश्व में गिर गिर हो रही है। तो हमारा विजन ये है कि हमारी भी कैनका था पूरे विश्व में तो नहीं, भारत में कम से कम होनी चाहिए कैनका था। हम प्रयास करते हैं कि जो भी हम खेती कर रहे हैं उन खेतियों में जो खाद है, फर्टिलाइजर है या कुछ कीड़े मारने की, रोग भगाने की दवाइयां हम यहीं पे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी उसमें कुछ में तैयार है, कुछ ये मेडिसिनल लीफ एक्सट्रैक्ट है। ऐसा समझ लीजिए कि भगवान ने जो वनस्पतियां पैदा की हैं, उन कई वनस्पतियों में ऐसे खासियतें हैं, ऐसे गुण हैं कि अगर उनका रस निकाल करके हम खेतों में डालें तो कीड़े नहीं खाएंगे, रोग नहीं लगेंगे। तो हमने ऐसी वनस्पतियों को पहचाना और धीरे धीरे उन पे हम काम कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। यहाँ उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, गौमूत्र स्प्रे करते हैं, नीम की नबोली का हम यूज करते हैं, थोड़ा सा ये हल्दी। यहाँ पे खलियों की खादें हैं, गोबर का, बकरी का जीवामृत है, स्टोन है, ढेर सारी चीजें। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, खेतों में डालते हैं, तो हमारी फसल भी अच्छी रहती है, स्वस्थ रहती है। यहाँ पे लेडी है, मुर्गियों की बीट है, और जो पशु चारा छोड़ देते हैं वो है। और ये एक प्रयोग था, एक्चुअली क्या था, जब मैंने खाद बनाना चालू किया अंदर या पीछे वहां पे शेड वेड बना के, तो लोग आते थे किसान साथी और वो कहते थे कि असलम भैया ये आप कर सकते हो, हम इतना नहीं कर सकते हैं, हम इतना शेड नहीं बना पाएंगे, ये छाया नहीं बनाएंगे, हमारे बस का नहीं। तो वाकई ये सही है कि हर आदमी शेड नहीं बना सकता, क्योंकि उसे उसका क्यों पता नहीं कि मुझे क्यों बनाना है। तो हमने क्या किया कि जुगाड़ लगा के एक देसी तरीका खोज निकाला कि यार हम ऐसे पड़े रहने में खाद कैसे बना सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो पिछले 5-6 साल हमने ये काम किया और हम किसानों को बताते हैं, भैया खाद तो आप गोबर तो डालते ही हो ना, आप घर के सामने लगा देते हो तो घर के पीछे लगा लो। और क्या करना है कि इस पे सरसों की खली, नीम की खली, गाय का मूत्र, एक वेस्ट डिकम्पोजर भी यूज कर सकते हैं, आता है वो आप डाल सकते हैं। हर 15 दिन में स्प्रे कर देना, 3 महीने में आपका गोबर से खाद बन जाएगा। अब तो कोई मेहनत नहीं है, अब तो कर सकते हैं अपन। तो ये लगभग 3-4 महीने में आप देखिए बड़ी अच्छी क्वालिटी खाद गल जाए। हाँ, अभी थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा है, गली रही है, वो ऑलमोस्ट गल चुकी है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की खाद है। आइए देखिए साथियों, ये आपके सामने जो है एक हमारी दूसरी यूनिट है, मैं इसे बोलता हूँ नेक्स्ट जनरेशन फर्टिलाइजर।
ये अगली पीढ़ी का फर्टिलाइजर है ये, है ना। अभी इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, धीरे धीरे इसका प्रचार हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 2015 से ही ये बना रहे हैं, अपने खेतों में यूज कर रहे हैं, किसानों को बताते भी हैं। इसे हम वर्मी वाश के नाम से जानते हैं। आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर का हल्का सा लिक्विड जो है आपको दिख रहा है, ये वर्मी वाश कहलाता है। वर्मी वाश है क्या, इसे हम जानेंगे। देखिए, जो केंचुआ होता है ना, केंचुआ के शरीर में छिद्र होते हैं छोटे छोटे। केंचुआ का मुंह नहीं होता सांस लेने के लिए, केंचुआ अपने शरीर से छिद्र से सांस लेता है, और उसी छिद्रों से वो एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है, और वो पदार्थ में इतनी अच्छी खासियत होती है कि वो केंचुए को सुरक्षा प्रदान करता है कीटों से, फंगस से, बैक्टीरिया से, तमाम तरह के। और कई लोग इसे केंचुए का मूत्र भी कहते हैं, कई लोग केंचुए का पसीना भी कहते हैं। तो आप जो भी चाहे कहिएगा, लेकिन इस तत्व में जो ये फ्लूइड निकलता है, ये गम निकलता है, ये चिपचिपा पीला रहता है, और इसमें इतनी जबरदस्त खासियत है कि ये हमारी फसलों के लिए भी, फसलों में बैक्टीरिया को, फंगस को, कीड़ों को भी दूर रखता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस केंचुए का जो ये शरीर का चिपचिपा पदार्थ है, उसे धोते हैं हम। तो आप केंचुए का धोवन भी कह सकते हैं इसे, धो करके वो पदार्थ भी निकाल लेते हैं। और फिर हमने एक नया तरीका अपनाया। पहले हम क्या करते थे, मटका विधि थी, 3 मटका विधि, ड्रम विधि से निकालते थे, तो उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती थी, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं आता था। तो हमने क्या किया कि वर्मी कंपोस्ट के जो बेड हमारे बिछे हैं, जब ये बेड लगभग 50% कंपोस्ट हो जाते हैं, तो हम इन पे पानी देने थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट की थी, वो सारे न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व वर्मी कंपोस्ट में रहते हैं, वहीं केंचुआ रहता है। तो जब पानी डालते हैं तो वो पोषक तत्व भी इस केंचुए के धोवन के साथ निकल के यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं, और इसको फिर हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसी को हम वर्मी वाश कहते हैं। और इसको इकट्ठा करके हम अपनी फसलों में डालते हैं। फसलों में डालने का तरीका है, एक टंकी में, यानी आपकी 15 लीटर की टंकी है, तो 1.5 लीटर वर्मी वाश और 1.5 लीटर गाय का मूत्र, ये दोनों मिला करके फुल पानी से भर देते हैं। और आज आप इसे शाम को डालिए, और कल आप शाम को इसका रिजल्ट देख लीजिए। पत्ते में हरियाली आ जाएगी, पत्ता आपको सुंदर लगने लगेगा, कीट पतंगे कम दिखेंगे। फ्री में मिल रहा है भाई, कहीं नहीं जाना। गाय का मूत्र है, इसको फ्री में बनाना है। सर, आपने हमारा पूरा फॉर्म विजिट किया, सारे यूनिटों को आपने देखा और गहन निरीक्षण किया। मैं चाहता हूं कि आशीर्वाद स्वरूप, मार्गदर्शन स्वरूप आप अपने अनुभव हमें बतावें, जिससे हमारे व्यूअर भी इन अनुभवों को सुन पाए, समझ पाए, उनको अपने यहाँ पे लागू कर पाए। सर, सामने दी। ये फार्म आपका जो है तो विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बुंदेलखंड के हिसाब से, बुंदेलखंड के किसानों की उन्नति के लिए बहुत अच्छा मॉडल है। अगर यहाँ पर बुंदेलखंड के किसान इस मॉडल को अपनाए तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी सरकार की मंशा के अनुरूप, जो कहती है कि 2 गुना नहीं, कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन बुंदेलखंड के किसानों को इसके लिए जागरूक करना होगा। गांव-गांव जाकर के किसान, क्योंकि किसान को अभी ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर किस तरह से हम आमदनी ले सकते हैं। वो तो पुरानी परंपरागत खेती को जो कर रहा है उसी पर निर्भर है, लेकिन आधुनिक तकनीक से, जैविक तकनीक से किस तरह से हम आमदनी उठा सकते हैं, भाई इसको व्यवसायिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीरो लागत की खेती, इसको जीरो लागत की भी खेती कह सकते हैं, कि बिना लागत की खेती, गोमूत्र, गोबर, बकरी की लेड़ी, मतलब हर तरह का जो है तो संसाधन स्वयं के हैं। इसमें मासिक इनकम भी है, 6 माही इनकम भी है, और वार्षिक इनकम भी है। और जब यहाँ के किसान को मासिक इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, जिस तरह से बुंदेलखंड का किसान और उसका युवा बेटा जो है पलायन करता है, वहां जाकर के बाद 9,000 10,000 की नौकरी करता है, अगर उसको यही महीने में अपने घर पे रह करके 10,000 महीने की आमदनी मिलनी शुरू हो जाए, तो निश्चित रूप से वो जो है तो खेती की तरफ जो है तो उसका रुझान बढ़ जाएगा, और वो बाहर भी नहीं जाएगा, तो पलायन भी रुकेगा, यहाँ किसान स्वावलंबी बनेगा। और इसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इस मॉडल को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें, और आपका पूरा सहयोग भारतीय किसान यूनियन आपके कंधे से कंधा मिला करके किसानों को जागरूक करने का काम करेगी। जी, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। हमें यही अपेक्षा थी आपसे विनती है कि इस मॉडल को, यहाँ की तकनीकियों को और लोगों तक और किसानों तक प्रसारित करें, पहुंचाएं, जिससे वे भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद सर आपका। हमारे एक और किसान साथी हैं जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है भाई साहब, आप भी अपने अनुभव बतावें यहाँ विजिट के बाद आपने क्या जी। मैं ब्रजेश सिंह, मंडल अध्यक्ष युवा भारतीय किसान यूनियन से। यहाँ पर आकर के बड़ा खुशी हुआ, और हमको ये एहसास हुआ कि अगर हमारा किसान ऐसे मॉडलों को अपनाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी आमदनी, डेली आमदनी, मासिक आमदनी, 6 माही आमदनी और वार्षिक आमदनी होगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा छोटा किसान है,
जो हमारे लघु सीमांत किसान है, वो इस रोल मॉडल को अपना करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, अपने खेती के खर्च को कम कर सकते हैं। और इसमें नगदी खेती, फलों की खेती, बागवानी से लेकर के सारी चीजों का मिश्रण है। अगर ऐसी खेती हमारे बुंदेलखंड पर शुरू की जाए और इस रोल मॉडल को अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे बुंदेलखंड में खुशहाली आएगी। यहाँ का जैसे खेत तालाब की स्कीम है, यहाँ के जो पेड़ पौधे बीच बीच में ये मिश्रण किया गया है, इससे हमारी जलवायु भी अच्छी होगी, वर्षा जो यहाँ कम होती है, प्राकृतिक सुधार भी यहाँ पर होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आदरणीय भाई साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने अथक परिश्रम से ये मॉडल बनाया जो हमारे किसानों के लिए लाभकारी है। और हम सब लोग इस मॉडल को अपनाने का सभी किसान भाइयों से निवेदन करेंगे और हम सब लोग आने वाली समस्याओं के लिए एक साथ संघर्ष करेंगे और ऐसे मॉडलों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार।